एसएससी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि खतरनाक टॉपिकों का सिलसिला जारी है, आज उसी क्रम में बहुत ही अति महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है वह है लिंग निर्धारण तथा मानव में लिंग निर्धारण। यह प्रश्न बहुविकल्पी क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या तो परिभाषा के तौर पर, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा बनता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिंग निर्धारण क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है। तो हम बता दें कि लिंग निर्धारण की परिभाषा यदि हम बात करें तो सिंपल बात है, लिंग का अस्थायीकरण क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण। अब हमें पता है कि लिंग 2 प्रकार के, एक मादा तथा दूसरा नर। तो हम परिभाषा देखेंगे जो होगी कि जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का अस्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। जीवन के प्रारंभ में किसी जीव के लिंग का अस्थायीकरण लिंग निर्धारण कहलाता है। अर्थात जब किसी जीव का निर्माण हो रहा है उसी दौरान यदि हमें यह पता चल जाए कि जो जीव बन रहा है वह नर जीव बन रहा है या मादा जीव बन रहा है, तो यही प्रक्रिया क्या हो जाएगी? लिंग निर्धारण। यदि हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंगिक जनन के दौरान, किसके दौरान? लैंगिक जनन के दौरान जो एक कोष की जीव होते हैं उनसे बनने वाले जीव नर होंगे या मादा, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण। यदि हम दूसरी परिभाषा की बात करें कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निश्चित होता है कि एक लिंगी जीवों में लैंगिक जनन के दौरान बनने वाला जीव नर होगा या मादा, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? लिंग निर्धारण कहलाती है। जैसा जो लिंग निर्धारण होता है वह विभिन्न कारकों पर क्या होता है? निर्भर होता है। अर्थात कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें विभिन्न कारक के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है कि बनने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। उसी में एक कारक होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तापीय कारक कहते हैं, या टेम्परेचर जो है फैक्टर कहते हैं। यदि हम बात करें, एक जीव है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कछुआ के नाम से जानते हैं। यदि इसके द्वारा जो एग होता है उसका उष्मायन होता है 28 डिग्री से नीचे, कितने पर? 28 डिग्री से नीचे। यदि किसी कछुए के एग के उष्मायन में 28 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर है तो नर कछुए का निर्माण होगा। यदि कछुए का जो एग है उसमें या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जीव के निर्माण के दौरान यदि उस समय का टेम्परेचर कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो किसका निर्माण होगा? मादा कछुए का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं जो कछुआ प्राणी है या कछुआ जो जीव है, इसमें जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वह किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। अर्थात यदि 28 डिग्री सेल्सियस के नीचे का तापमान होगा तो कौन सा कछुआ बनेगा? नर कछुए का निर्माण होगा। यदि 33 डिग्री की सेल्सियस से ऊपर का तापमान है तो कौन सा कछुआ बनेगा? मादा कछुए का निर्माण होगा। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम जानते हैं दूसरा एग्जाम्पल होता है मगरमच्छ। यदि मगरमच्छ का जो अंडा होता है उसका उष्मायन 33 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, कितने पर? 33 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, तो उसके द्वारा जो जीव निकलेगा अंडे से वह क्या होगा? केवल नर। अर्थात 33 डिग्री सेल्सियस पर केवल नर मगरमच्छ का क्या होगा? निर्माण होगा। वहीं 31 डिग्री सेल्सियस पर यदि मगरमच्छ के अंडे का उष्मायन किया जा रहा है या 33 डिग्री सेल्सियस पर यदि अंडे से जीव निकलता है तो क्या होगा? केवल मादा होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो जीवों का लिंग निर्धारण होता है वह बाह्य कारकों पर भी क्या होता है? निर्भर होता है, जिसमें से प्रमुख कारक क्या होता है? ताप होता है, तापीय प्रभाव होता है। इस प्रकार से एक कोटेशन बनती है कि जो कुछ जीवों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वह अनुवांशिक नहीं होती, जैसे कछुआ हो गया तथा मगरमच्छ हो गया। यदि हम इसी श्रृंखला में अपने सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की बात करते हैं तो मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है यह मेंडल के नियम के अनुसार होती है। जो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है वह मेंडल के नियम के अनुसार होती है, और मानव में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है यह
युग्मक जनन से ही क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। युग्मक जनन से ही क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। और जो पहला हमने पॉइंट देखा कि यह किसके नियम से होती है, मेंडल के नियम से होती है। अब हमें पता है कि जो मनुष्य होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 की संख्या में गुणसूत्र होते हैं। यदि हम कह सकते हैं कि 23 जोड़े में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं वह कैसे होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। तथा दो की संख्या में या एक जोड़ी में जो गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब युग्मक का निर्माण होता है तो दैहिक तथा जो लिंग गुणसूत्र होते हैं हाफ हाफ पेयर में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिनमें से दैहिक गुणसूत्र का 22 गुणसूत्र एवं लिंग गुणसूत्र का 1 भाग यक्ष आ जाता है। इस प्रकार से 44 प्लस यक्ष वाई का हो जाएगा 22 प्लस यक्ष तथा 22 प्लस 22, अर्थात जो नर जनन कोशिका होती है इसका लिंग गुणसूत्र क्या होता है, यक्ष वाई होता है। यह दो भागों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो मादा जनन कोशिका होती है इसमें भी 44 गुणसूत्र होते हैं दैहिक गुणसूत्र तथा 2 की संख्या में होते हैं लिंग गुणसूत्र। इसका भी विभाजन युग्मक जनन के दौरान क्या हो जाएगा, 22 प्लस यक्ष 22 प्लस यक्ष, अर्थात जो मादा का लिंग गुणसूत्र होता है वह क्या होता है, यक्ष यक्ष होता है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं जो नर का जो लिंग गुणसूत्र होता है यह विषम युग्म की होता है, जबकि जो मादा का गुणसूत्र होता है क्या होता है, सम युग्म की होता है। अब क्या होता है कि मेंडल के नियम के अनुसार जो नर जनन कोशिका होती है इसका एक भाग 22 प्लस यक्ष मादा जनन कोशिका के 22 प्लस यक्ष से क्या होता है, क्रॉस कराया जाता है। तो हमें जो पहली संतान प्राप्त होती है उसमें गुणसूत्र की संख्या दैहिक तथा लिंग गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है, 44 प्लस यक्ष यक्ष। यदि हमें पता है कि 44 संख्या किसकी होती है, दैहिक गुणसूत्र की संख्या होती है, तथा जो यक्ष वाई होती है वह किसे प्रेजेंट करती है, मादा जनन कोशिका को प्रेजेंट करती है, या लिंग कोशिका को, मादा लिंग कोशिका को प्रदर्शित करती है। इससे जो हमारी पहली संतान बनती है वह क्या होती है, पुत्री होती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी प्रक्रिया होगी 22 प्लस यक्ष पुनः मादा के दूसरे जो है युग्मक से या अंड कोशिका से, यहाँ भी किसका निर्माण हो जाएगा, 44 प्लस यक्ष का। इस प्रकार से जो नर कोशिका का पहला भाग तथा मादा कोशिका के बने दो युग्मकों से यदि करते हैं तो हमें कितनी, 2 की संख्या में पुत्री कोशिका प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से नर कोशिका का 22 प्लस यक्ष वाई का युग्मक मादा कोशिका के 22 प्लस यक्ष से रिएक्ट करता है या क्रॉस कराया जाता है तो 44 प्लस यक्ष वाई तथा 22 प्लस यक्ष वाई का पहला युग्मक जो नर जनन का है वह मादा जनन के दूसरे युग्मक से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, 44 प्लस यक्ष वाई। इस प्रकार से 44 हमें पता है कि दैहिक गुणसूत्र होता है तथा जो यक्ष वाई होता है वह लिंग गुणसूत्र को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो संतान जो बन जाती है वह क्या होती है, पुत्र होती है। अर्थात जो बनी हुई पुत्री होती है उसमें समयुग्मकी लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात इसके जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह क्या होते हैं, समान होते हैं। एवं जो पुत्र होता है इसमें विषम युग्म की लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, यक्ष तथा वाई कहते हैं। जैसा कि इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। कैसे होती है, मेंडल के नियम के अनुसार होती है। युग्मक जनन के दौरान ही क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। बाद में क्या होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया इस प्रकार से, इस डायग्राम से क्या होती है, कंप्लीट होती है। पेपर में पूछा जाएगा कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो इसे बनाकर थोड़ी सी थ्योरी लिख देने पर हमारा प्रश्न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि गांव में एक कुरीति फैली होती है कि यदि किसी महिला को लगातार 4 पुत्रियां हो जाती हैं तो क्या उसे तलाक दे दिया जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो नर जनन कोशिका का या नर जनक का जो वायु गुणसूत्र होता है वह अलग होता है, जबकि जो मादा का होता है दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अर्थात किसी भी दंपति को यदि पुत्री या पुत्र प्राप्त हो रहे हैं तो उसका पूरा श्रेय किसे जाता है, नर जनक कोशिका को जाता है, यदि उसके पिता को जाता है। यदि पिता का जो लिंग गुणसूत्र का वाई गुणसूत्र ज्यादा मोटाइल है तो उसमें पुत्र की संख्या क्या होगी, बनेगी, अर्थात पुत्रों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि किसी पिता में वाई गुणसूत्र की जगह पर यक्ष गुणसूत्र ज्यादा मोटाइल है तो उसमें क्या होगी, पुत्री का निर्माण ज्यादा होगा। तो
जो होता है समाज में जो कुरीति है या बहुत ही गलत है, किसी भी मानव में यदि पुत्री का ज्यादा मतलब हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो उसका पूरा श्रेय किसे जाता है? पिता को जाता है। माता की उसमें कोई गलती नहीं होती, क्योंकि मादा का क्या होता है? गुणसूत्र यक्ष होता है जो समयुग्म होता है, जबकि जो पिता होता है उसका गुणसूत्र यक्ष वायु होता है जो कि विषम युग्म की होता है। इस प्रकार से यह हमारा टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। आपको इसी श्रृंखला में अच्छे अच्छे टॉपिक मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा आपको जो है इसमें कहीं ये बातें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको जो जो टॉपिक कठिन लगते हो आप उन्हें बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। हम उन्हीं टॉपिकों पर नया वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।